नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। रेसलर अमन सहरावत ने मेंस फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 केजी कैटेगरी में अमन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अमन सहरावत ने 13-5 से मुकाबला जीता। भारत के पास अब सिल्वर समेत कुल 6 मेडल हो गए हैं। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अमन सहरावत के घर जश्न मना है। पूरे देश से अमन को बधाइयां मिल रही हैं। अमन ओलंपिक में मेडल जीतने वाले 7वें भारतीय रेसलर बन गए हैं। पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज जीतने पर अमन सहरावत को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, हमारे पहलवानों को गौरवपूर्ण धन्यवाद। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीतने के लिए अमन सहरावत को बधाई। उनका समर्पण और दृढ़ता साफ तौर पर झलकती है। पूरा देश इस उपलब्धि का जश्न मना रहा है। पटना से बड़ी खबर है, जहां कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। गैर निबंधित कोचिंग पर 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कमेटी के साथ समीक्षा की है। कुल 138 कोचिंग संस्थान जांच में अयोग्य मिले हैं। 138 गैर निबंधित कोचिंग को बंद करने का तत्काल निर्णय लिया गया है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी को इन कोचिंग के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है। डीएम ने 339 लंबित आवेदनों की जल्द जांच करने का आदेश दिया है। पटना जिले में एक सप्ताह में निबंधन के लिए 936 आवेदन आए। कुल 413 आवेदन पर निबंधन हुआ, जिसमें से 523 की जब जांच हुई तो 138 संस्थान अयोग्य पाए गए हैं और गैर निबंधित जो कोचिंग संस्थान है उन पर फाइन लगेगा। रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रजनीश, जो कोचिंग अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। किस तरीके का फैसला, कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, दिल्ली में हादसे होने के बाद जो है पटना जिलाधिकारी ने कमेटी गठित की थी और बता दें आपको कि सभी 6 अनुमंडल में जो जांच कमेटी है लगातार जांच कर रही थी और इसके साथ साथ जिला स्तर पर भी जांच कमेटी जांच कर रही थी। और उसके बाद लगातार जांच के दौरान जो है कौन योग्य है और कौन अयोग्य है उसकी सूची बनाई गई है। कल जिलाधिकारी, एसएसपी और तमाम अधिकारियों ने कमेटी के साथ बैठक की है, जिसमें 138 कोचिंग संस्थान अयोग्य में पाए गए हैं, जिनके खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। यानी बता दें आपको कि जो सूची जारी की गई है इसमें साफ तौर से कहा गया है कि 339 जो लंबित आवेदन है उनकी जांच करने का आदेश दिया गया है। कुल 936 आवेदन जिलाधिकारी के द्वारा जो सूची है उसमें दिए गए हैं, जिसमें 413 आवेदन का निबंधन हो चुका है, जबकि 523 की अब तक जांच हुई है और 138 संस्थान जो है अयोग्य पाए गए हैं। अब ऐसे संस्थान को सीधे तौर पर कहा गया है कि इन्हें बंद किया जाए। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है अब सीधे और इसके साथ साथ जो जांच कमेटी है ये बंद करने का काम करेंगे और जो कोचिंग ऐसे अयोग्य कोचिंग है अगर खोलेंगे तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना जो कोचिंग नियमावली एक्ट है उसके तहत अब कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि जो भी कोचिंग संस्थान है उनके लिए जो मानक तय किए गए थे उन मानकों पर जो खरे नहीं उतरेंगे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है। तो इसके लिए किसी भी कोचिंग संस्था को जो क्षेत्रफल है जो दिया गया है उसमें प्रति छात्र न्यूनतम 1 वर्ग मीटर होना चाहिए। लेकिन 138 कोचिंग जो है इसमें मानक पूरा नहीं हो रहा। प्रवेश एवं निकासी का एक मामला आया है, उसके साथ साथ अग्नि सुरक्षा की बात करेंगे। कोई जो कोचिंग संस्थानों में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तमाम प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही कोचिंग जो है उसको एक तरह से टेस्ट में पास करना होगा। तो अब लगातार जांच कमेटी जांच कर रही है और 936 जो आवेदन आए हैं उसमें 138 कोचिंग जो है अयोग्य मिले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी भी जो मोहलत दी गई है, कई ऐसे कोचिंग संस्थान है जिन्हें मोहलत दी गई, जिनमें कुछ कमियां पाई गई है, उन्हें मौका दिया गया है। और तीसरी बार अगर कोताही कोई भी कोचिंग संस्थान करेगा तो उनका निबंधन सीधे रद्द कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो जांच कमेटी है वो अभी भी जांच कर रही है। राहुल, चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां बेगूसराय में 3 लोग की हत्या कर दी गई है। पति, पत्नी और बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बेटे को भी गंभीर रूप से घायल किया गया है। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रसीदपुर की यह घटना सामने आई है। संतोष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, पूरा विवाद मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है क्योंकि ये जघन्य अपराध है जो एक ही परिवार के पति पत्नी एवं 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या करने की हत्या की गई है।
हालांकि जो पुत्र है उसकी हालत गंभीर है, उसे निजी ये स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया है, लेकिन डॉक्टर चिकित्सकों का कहना है कि उनकी भी हालत गंभीर है। अगर देखा जाए, जहां तक स्थानीय लोगों से हमारी बात हो पाई है, तो कहीं न कहीं ये आपसी विवाद का ही मामला प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है, क्योंकि एक साथ एक ही परिवार के लोगों पर अगर ऐसा हमला किया जाता है तो ये बात अभी स्पष्ट है। संतोष, हमला करने वाला कौन है? देखिए, जहां तक पुलिस से हमारी बात हुई है, अभी वो लोग कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है और नहीं बता रहे हैं, और न ही स्थानीय लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि किन लोगों के द्वारा ये हत्या किया गया है। लेकिन इतना दबी जुबान में लोग जरूर कह रहे हैं कि आपसी विवाद का ही मामला है, तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि अपराधी भी स्थानीय ही होंगे। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा माजरा क्या है। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बिहार सरकार ने गठित की है 20 सूत्रीय समिति। बता दें कि सभी 38 जिले के लिए समिति का गठन किया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष बनाए गए हैं। एनडीए के दलों के जिलाध्यक्ष को जिम्मा सौंपा गया है। तो 20 सूत्री कमेटी के उपाध्यक्ष एनडीए के दलों के जिलाध्यक्ष बने हैं। इसके साथ साथ सभी जिला कमेटी में 25 सदस्य बनाए गए हैं। 20 सूत्री कमेटी के सचिव डीएम बने हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि पटना के 20 सूत्री अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने हैं। आरा 20 सूत्री कमेटी के अध्यक्ष विजय सिन्हा बने हैं। इसके साथ साथ बताएं कि एमपी, एमएलए, एमएलसी, महापौर सदस्य बने हैं। सभी जिला कमेटी में ये 25 सदस्य रहेंगे। तो देखिए, 20 सूत्री समिति का गठन किया गया है और साथ ही साथ जो प्रारूप है वो भी अब सामने आ चुका है। बता दें कि सभी जिला कमेटी में 25 सदस्य बनाए गए हैं। 20 सूत्री कमेटी के जो सचिव होंगे वो डीएम बनाए गए हैं। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। दो अगर बड़े चेहरों की बात करें तो पटना के 20 सूत्री अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने हैं, तो आरा 20 सूत्री कमेटी के अध्यक्ष विजय सिन्हा बने हैं। इसके साथ साथ बता दें कि इस कमेटी के जो सदस्य समिति वो एमपी, एमएलए, एमएलसी, महापौर इसके सदस्य बने हैं। सभी जिला कमेटी में 25 सदस्य रहेंगे। तो 20 सूत्री समिति का गठन किया गया है और इसको लेकर के अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। बता दें कि ये जो 20 सूत्री समिति का गठन किया गया है वो सभी बिहार के 38 जिलों के लिए है, जिसके लिए समिति का ये गठन किया गया है। जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एससी एसटी आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। आगे उन्होंने कहा कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। बयान सुनाते हैं। सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का मुंगेर में 2 दिन स्थिर रहने के बाद एक बार फिर से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दियारा क्षेत्र के 3 पंचायत के कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। पिछले 23 घंटे में गंगा के जलस्तर में 29 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। आशंका जताई जा रही कि आज दोपहर तक गंगा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल 38.33 मीटर को पार कर जाएगा। फिलहाल गंगा नदी खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर नीचे बह रही है।
अभी गंगा नदी के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से गंगा पार दियारा क्षेत्र के निचले इलाकों में तेजी से पानी फैलने लगा है। बाढ़ का पानी फैलने से पशुओं के चारे की समस्या आ गई है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो पशुपालक मवेशियों को लेकर इलाका छोड़ने की भी बात कह रहे हैं। पानी बढ़ रहा है। गांव में चला गया है पानी? पानी गाँव में गया ना। अभी कितना पानी होगा वहाँ? पानी बहुत है, हिला हो गया सीतामढ़ी चरण में, तनी गाँव डूबेल बचल है। आपके गांव की क्या स्थिति है? गाँव की स्थिति अभी नीचे जा रहा है, पानी जा रहा है तो अभी नीचे ना है। कितना गांव में कितना पानी है? गाँव पानी खद्दार में सगर हो गई आगू पाछू। बहुत पानी गांव में हेल गया है, अगुत्ती पछुती सगर हो गया है पानी। अच्छा। बच्चा के डोरे न है, अगुत्ती पछुती हो गया तो बच्चा के छोड़ के अलिए हैं बाजार। अब की होते नहीं होते के देखे गए। हमें इतने चाहिए तनी 10 दूर बाजार में दे देते कनू जमीन कनू तो लोग रहबे न करते हैं। इतने अथी चाहिए। सुन रखी कै दिन से गांव में पानी की स्थिति है? सांझे से एकदम पानी गेले। बहुत खतरनाक अभी हो रहा है, पानी भी बढ़ रहा है और हम लोग के आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग जिला परिषद जमालपुर स्टाफ हैं, पानी सप्लाई करते हैं। बोट पर आने जाने में बहुत दिक्कत कठिनाई हो रही है, पानी का भी दिक्कत हो रहा है। जंगल और चल रहा है, इसलिए पानी भी हम आपूर्ति बढ़िया से नहीं कर सकते हैं। अभी जल स्तर बहुत ज़्यादा है, आपको बोट पे जाने में दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत कठिनाई हो रहा है। भर गोपालगंज में आज मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश और ठनका को लेकर सिविल सर्जन ने सभी अस्पतालों के डॉक्टर को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। तापमान की अगर बात करें तो यहां न्यूनतम तापमान 28 डिग्री है और अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक बने रहने की संभावना है। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। इलाकों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम भी साफ हो गया है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। हालांकि जिला मुख्यालय में अभी बारिश नहीं हो रही, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कई इलाकों में बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश होने से धान की फसल जो है लहलहाने लगी है। इसके अलावा गन्ने की जो फसल थी सूख रही थी, गन्ने की फसल भी लहलहा उठी है। किसान खुश नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज दोपहर में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यह कहा है कि भारी बारिश हो और साथ में जब वज्रपात हो तो किसान खेतों की ओर न जाए। आपदा विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। तो दूसरी तरफ सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने सभी अस्पतालों की इमरजेंसी वार्ड को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। चूँकि जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया उसको लेकर भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। तो ऐसे में सुबह से कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। गोपालगंज की अगर तापमान करें तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक बने रहने की संभावना है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। खबर सहरसा से है, जहां नेपाल के तराई इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे नवहट्टा प्रखंड के केदली पंचायत के असई, छतवन, रामपुर सहित 12 से ज्यादा गांव में पानी घुस गया है। लोगों को खाने पीने से लेकर मवेशियों के सामने चारा की समस्या उत्पन्न हो गई है। घर आंगन में पानी का ढेरा है। बाढ़ पीड़ित लोगों से बात की न्यूज 18 संवाददाता कुमार अनुभव ने। अभी ये मौजूद है नवहट्टा प्रखंड के केदली पंचायत में, जहां की कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जो है लोगों के घर आंगन में जो है पानी है। सिर्फ जो है ये केदली पंचायत का ही नज़ारा नहीं है। केदली पंचायत से ही जो है कई गांव ऐसे जैसे छतवन, रामपुर और लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गांव जो है बाढ़ से जो है ग्रसित है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोगों के घर आंगन में पानी है और किस तरह से लोग जो है जीवन यापन करने के लिए मजबूर है यहाँ पे। और देख खाना जो है किसी तरह जो बरामदे पे जो है बनाया जा रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं लोगों को लकड़ी से लेकर के खाने तक का दिक्कत हो गया है। इतना ही नहीं, मवेशी का चारा तक जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अपने मवेशी के लिए चारा लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा, नहीं जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था किया गया है। लोग मौजूद हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं किस तरह से अपने बच्चे लेकर के पानी में खड़े। किस तरह की परेशानी है आप लोगों को? हमको परेशानी है, घर आंगन में पूरे पानी ही पानी नजर आ रहा है।
और आप सामने में ही देख रहे हैं कि जो आंगन में भी पानी है, घर पर भी खाना बनाने में परेशान है, परेशानी हो रही है। और जहाँ तक है कि जलावन का भी सुविधा है, बच्चे को लेकर के मैं दरवाजे पर जा रहा हूँ और गाय माल सब जो है वो भी, उसका भी चारा नहीं है। बहुत ही बेहतर स्थिति है यहाँ का, जो है कि इतना पानी देख लीजिए खाना बनाने में, और जब माल का चारा, पशु का चारा में इतना दिक्कत हो रहा है कि हम लोग को बहुत ही दिक्कत है। यहाँ पे सरकारी तौर से अभी तक कुछ नहीं हम लोग को मिला है। नाव का व्यवस्था हुआ है? नाव का भी व्यवस्था नहीं। इस अगले साल भी नाव का व्यवस्था था, मगर अब की बार कोई व्यवस्था नहीं। प्रखंड की ओर से और सीओ साहब की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। 36 घंटे से यही स्थिति बनी हुई है। 36 घंटे से की, उससे पहले भी स्थिति गड़बड़ था, और लमसम 72 घंटा से स्थिति गड़बड़ है। ये बिल्कुल सुने जो किस तरह की हालात है केदली पंचायत का। सिर्फ ये केदली पंचायत का ये हालात नहीं है, तकरीबन नवट्टा प्रखंड के जो है दर्जनों गांव का यही स्थिति है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। कैमूर में मौसम की मिजाज में बदलाव हुआ है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले काफी दिनों से बारिश नहीं होने से किसान मायूस थे, लेकिन बारिश को लेकर अलर्ट के बाद से किसानों के चेहरे पर खुशी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिनव सिंह। आज कैमूर के आसमान में सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात को लेकर कैमूर में अलर्ट जारी किया है। खासकर लोगों और किसानों से अपील किया है कि आप जरूरी काम हो तभी खेतों में काम करने जाएं। अगर आप खेत में काम भी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर वज्रपात भी होती है तो आप खासकर पेड़ के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि पेड़ के नीचे खड़े होने से कहीं ना कहीं वज्रपात से घायल होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में आप छोटे जो आसपास कोई रूम बना हो उसमें चले जाएं, या फिर खाली मैदान हो वहां जाके आश्रय लें। वहीं कैमूर का आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री नापा गया है। मौसम विभाग की माने तो कैमूर में सुबह से ही आज ठंडी ठंडी हवा भी चल सकती है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। कैमूर के लोग गर्मी से काफ़ी दिनों से परेशान थे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। ऐसे में मौसम विभाग ने कैमूर में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर कहीं ना कहीं आज सुबह से ही अलर्ट जारी किया है। कैमूर, न्यूज 18, अभिनव सिंह। खबर पटना से, जहां डीआरआई की टीम ने विदेशी मूल की सिगरेट की बड़ी खेप जब्त की है। सिगरेट के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। पटना के परसौनी खेन टोल प्लाजा के पास संदिग्ध कंटेनर को रोका गया था। इसकी जब तलाशी ली गई तब 3,74,000 सिगरेट की खेप बरामद की गई। इसे ड्राइवर की सीट के पीछे खास तरीके से छिपाया गया था। ये सिगरेट म्यांमार से तस्करी कर लाए जा रहे थे। जब्त सिगरेट की कीमत 63,58,000 रुपए बताई जा रही है। डीआरआई टीम ने ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। पिछले 1 महीने में यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है जिसमें तस्करी के सिगरेट की खेप पकड़ी गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी खेप सिगरेट की पकड़ी गई है। विदेशी सिगरेट की ये बड़ी खेप जब्त की गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जोई ने नरेंद्र मोदी सरकार का आभार जताया है। सजीब वाजिद जोई ने कहा कि मेरी मां की जान बचाने के लिए मैं प्रधानमंत्री द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। एक वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा कि भारत सरकार को मेरा संदेश मेरी मां की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के लिए उनका व्यक्तिगत आभार है। मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। साथ ही कहा कि भारत को दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। My message to the government of India, first of all, is my personal gratitude to Prime Minister Modi for his government's quick action in saving my mother's life. That is, I am eternally grateful to. My second message is that India needs to take a leadership role in the world, not let other foreign powers dictate the situation, because this is India's neighborhood. This is India's eastern side. It is a proven track record that no one can deny that the Awami League government, Sheikh Hasina's government, kept
peace in Bangladesh, kept economic growth, stopped insurgency, and kept the eastern side of our subcontinent stable. मुजफ्फरपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को पीट रहे हैं और उससे जबरन धार्मिक नारा लगाने का दबाव बना रहे हैं। एक धर्म विशेष का नारा लगाने से मना करने पर लड़का को 5 से 6 लड़के मिलकर पिटाई कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिटी एएसपी ने बताया कि इस मामले में मिठनपुरा थानेदार को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद हुआ था, जिसके बाद यह घटना सामने आई है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। महाशिवरात्रि के आसपास बच्चों का मैच होता है, आपस में क्रिकेट मैच होता है, उसमें कुछ इनका आपसी मनमुटाव होता है और उसी मनमुटाव को लेकर ये बदला लेने की भावना से एक दूसरे से लड़ने के लिए एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से खोज रहे थे और अब आगे उनको वो एक दूसरे का आमना सामना हुआ तो उसमें मारपीट की इनके बीच में घटना हुई थी। तो घटना की जो सच्चाई के पीछे जो तथ्य थे वो जो मैंने अभी जो बताए वो ये हैं, उसी को लेकर इसमें मारपीट हुई है। फिर उसमें जो आपने बाकी का तो वीडियो में दिख रहा है वो उन्होंने किया गया है। पुलिस ने इसमें तत्पर कार्रवाई की है। अभी इसमें 3 व्यक्तियों को हमने अरेस्ट किया है इसमें और उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।